Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic concepts of costs. यानी कि आज के लेक्चर में हम कॉस्ट के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे. कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जब ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्शन को फॉलो करती है या अपने बिजनेस ऑपरेशंस को कंटिन्यू करती है, तो बिजनेस ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के रेफरेंस में उसको प्रॉपर एक सेटलमेंट करना होता है, डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज को अरेंज करना होता है. तो उन रिसोर्सेज को प्रोक्योर करने में उसकी तरफ से जितने भी एक्सपेंसेस इनकर्ड किए जाते हैं, ऑल दीज एक्सपेंसेस आर नोन एज द कॉस्ट. ठीक है. अब यहाँ हम कॉस्ट को डिफरेंट बेसिस पर डिस्कस करेंगे. तो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर्ली चार्ट डेवलप किया है. कौन कौन से ऐसे बेसिस हैं जिसको ध्यान में रखते हुए हम कॉस्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं. यहाँ मैंने इसके टोटल 6 क्लासिफिकेशंस रिप्रेजेंट किए हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट को ध्यान में रखते हुए हम कॉस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट वन इज नोन एज द अकाउंटिंग कॉस्ट एंड सेकेंड वन इज नोन एज द इकोनॉमिक कॉस्ट. इसी तरीके से जब हम नेचर ऑफ एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो नेचर ऑफ एक्सपेंसेस के बेसिस पर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज नोन एज द आउटले कॉस्ट एंड सेकेंड वन इज नोन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ऐसे ही हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की इन टर्म्स ऑफ ट्रेसिबिलिटी. तो ट्रेसिबिलिटी के बेसिस पर हम कॉस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज नोन एज द डायरेक्ट कॉस्ट एंड सेकंड वन इज नोन एज द इनडायरेक्ट कॉस्ट. फोर्थ इन टर्म्स ऑफ द पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कॉस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज द इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड सेकंड वन इज नोन एज द संक कॉस्ट. ऐसे ही जब हम इन टर्म्स ऑफ पेयर्स की बात करते हैं, तो इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट वन इज नोन एज द प्राइवेट कॉस्ट एंड सेकंड वन इज नोन एज द सोशल कॉस्ट. ऐसे ही 6 क्लासिफिकेशन इज इन टर्म्स ऑफ वेरिएबिलिटी. वेरिएबिलिटी के टर्म्स में हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज नोन एज द फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेकंड वन इज नोन एज द वेरिएबल कॉस्ट. पॉइंट इज क्लियर. ये है हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. अब हम इन्हें 1 बाय 1 स्टडी कर लेते हैं, क्या मतलब होता है इनका. नाउ कम टू द वेरी फर्स्ट वन. द वेरी फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रीटमेंट या इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट. तो ट्रीटमेंट के बेसिस पर हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है. पहला कहलाता है इसके अंदर अकाउंटिंग कॉस्ट और दूसरा कहलाता है इसके अंदर इकोनॉमिक कॉस्ट. और जब हम अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट को कंबाइन कर देंगे तो ये बन जाएगी टोटल कॉस्ट. तो पहले बताती है अकाउंटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है. दीज आर द कॉस्ट्स फॉर विच द एंटरप्रेन्योर पेज डायरेक्ट कैश फॉर प्रोक्योरिंग रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन. यानी कि जब एंटरप्रेन्योर को प्रोडक्शन की प्रोसेस को पॉसिबल करना है, तो उस प्रोडक्शन की प्रोसेस को पॉसिबल करने के लिए उसको डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज को प्रोक्योर करना पड़ता है. और जिन रिसोर्सेज को प्रोक्योर करने के लिए उसकी तरफ से डायरेक्ट कैश पे किया जाता है, उस कॉस्ट को हम अकाउंटिंग कॉस्ट की कैटेगरी में रखते हैं या उस कॉस्ट को हम अकाउंटिंग कॉस्ट का नाम देते हैं. यानी कि जिन पर्टिकुलर रिसोर्सेज को प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोक्योर करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से डायरेक्ट कैश पे किया जाता है, उन पर्टिकुलर कॉस्ट को हम अकाउंटिंग कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं. जैसे उसे लेबर को हायर करना है तो अकाउंटिंग कॉस्ट हो गई. ठीक है. या फिर प्लान सेटअप करना है, लैंड परचेज करनी है, मशीनरीज को परचेज करना है, ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, लेबर को परचेज करना है. तो ये भी जितने भी पर्टिकुलर रिसोर्सेज है प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनके लिए डायरेक्ट कैश उसकी तरफ से पे किया जा रहा है, वो सब किस में काउंट किए जाएंगे. अकाउंटिंग कॉस्ट में. और दूसरी होती है इकोनॉमिक कॉस्ट. इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब क्या होता है. दीज इंक्लूड मनी विच द एंटरप्रेन्योर फॉरगोज बट वुड हैव अर्नड हैड ही इन्वेस्टेड हिज टाइम एफर्ट एंड इन्वेस्टमेंट इन अदर वेंचर. यानी कि इसमें हम उन पर्टिकुलर अमाउंट को ऐड करके चलते हैं जिनको एंटरप्रेन्योर इग्नोर कर देता है, फॉरगोज कर देता है. लेकिन अगर वो इनको प्रॉपर्ली यूज कर रहा होता तो वो अर्न भी कर रहा होता. जैसे कि वो अपना टाइम बिजनेस को दे रहा है, अगर वो कहीं और इन्वेस्ट कर रहा होता इसको, तो वहाँ कमाई कर रहा होता. जो भी एफर्ट्स बिजनेस में दे रहा है, अगर वो एफर्ट्स कहीं और कर रहा होता, वहाँ कमाई कर रहा होता. या फिर जो दूसरे वेंचर्स हैं, अगर वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा होता तो वो वहाँ कमाई कर रहा होता. यानी कि वो पर्टिकुलर टाइम, एफर्ट या इन्वेस्टमेंट एंटरप्रेन्योर के जहाँ से उसको अर्निंग हो सकती थी, लेकिन उस पर्टिकुलर अर्निंग को वो क्या कर रहा है, फॉरगोज कर रहा है, उसको वो इग्नोर कर रहा है. तो इसमें इसको जो पैसा मिल सकता था, जो अर्निंग उसकी हो सकती थी, उस अमाउंट को हम इकोनॉमिक कॉस्ट का नाम देते हैं. जैसे मान लीजिए कि
एक पर्टिकुलर पर्सन ने ट्रेडिंग के बिजनेस को स्टार्ट करना शुरू करने की सोची। पहले उसने उस प्रीमिसेस को 60,000 के रेंट पर दे रखा था, ठीक है, लेकिन अब वो अपना खुद का बिजनेस कर रहा है उसमें, ठीक है। पहले वो जॉब कर रहा था, वहाँ उसको 50,000 महीने की सैलरी मिल रही थी, यानी कि 50,000 महीने की सैलरी मिल रही थी, वो उसने छोड़ दी और अपना बिजनेस उसने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर उसने अपना टाइम देना शुरू करा बिजनेस में। पहले टाइम दे रहा था कहीं और, तो 50,000 महीने कमा रहा था। रेंट पर दे रखी थी बिल्डिंग, तो 60,000 कमा रहा था, अब अपने बिजनेस में लगा दिया। तो जो 1,10,000 रुपये की कॉस्ट निकल कर आई, ये किस में इंक्लूड की जाएगी? ये इकोनॉमिक कॉस्ट में इंक्लूड की जाएगी। क्लियर? द सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इज इन टर्म्स ऑफ नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के नेचर को ध्यान में रखते हुए हम कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज द आउटले एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आउटले कॉस्ट क्या होती है? द एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एंटरप्रेन्योर इन एम्प्लॉइंग इनपुट्स आर कॉल्ड आउटले कॉस्ट, जैसे कि कॉस्ट ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, रेंट एंड सो ऑन। यानी कि जो भी इनपुट्स हैं उनको एम्प्लॉय करने में, उनको अरेंज करने में एंटरप्रेन्योर की तरफ से जो भी एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड किए जाते हैं उन्हें हम आउटले कॉस्ट का नाम देते हैं। जैसे लेबर का अरेंजमेंट करा उसने तो उसके लिए वेजेस पे करे, लैंड का अरेंजमेंट करा उसके लिए उसने लैंड पे करा, कैपिटल का अरेंजमेंट करा उसने उसके लिए उसने इंटरेस्ट पे किया। तो ये सब क्या है? ये सब एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं और इनको हम किस में काउंट करेंगे? आउटले कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। दूसरी होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? दीज आर द इनकम्स फ्रॉम द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज फॉरगॉन व्हेन द एंटरप्रेन्योर मेक्स सर्टेन चॉइसेस। यानी कि अगर बिजनेसमैन को अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट के रेफरेंस में उसके पास डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स होते हैं या ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जहां अपने बिजनेस को वो रन कर सकता है। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे उस सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव की जिसको इग्नोर करके फर्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव में बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर अपनी इन्वेस्टमेंट को फाइनलाइज करता है। तो जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उससे जो इनकम जनरेट हो सकती थी, जिसको उसे भूल जाना पड़ेगा क्योंकि वो पहले बेस्ट ऑल्टरनेटिव में अपना पैसा लगा चुका है, तो उस सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव की इनकम को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड क्लासिफिकेशन, दिस इज इन टर्म्स ऑफ ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी के बेसिस पर हम कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट कॉस्ट एंड सेकंड वन इज नोन एज द इनडायरेक्ट कॉस्ट्स। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? These are related to a specific process or product. They are also called traceable as we can directly trace them to a particular product, activity or process. यानी कि जब किसी स्पेसिफिक प्रोसेस या प्रोडक्ट के रिलेशन में जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड किए जाते हैं उन्हें हम डायरेक्ट कॉस्ट की कैटेगरी में रखते हैं। ये क्या होते हैं? ट्रेसेबल होते हैं। इनको ट्रेस किया जा सकता है कि ये कॉस्ट किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रेफरेंस में की गई है, किस पर्टिकुलर एक्टिविटी के रेफरेंस में की गई है या किस पर्टिकुलर प्रोसेस के रेफरेंस में की गई है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन कॉस्ट को डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं, इसी वजह से इनको हम डायरेक्ट कॉस्ट की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल परचेज कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, तो जो रॉ मटेरियल है वो एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में किया जा रहा है, तो वो प्रोडक्ट के रेफरेंस में बियर किए जाने वाली कॉस्ट है, तो ये कैसी कॉस्ट हो गई? डायरेक्ट कॉस्ट हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट की। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है ना? इनडायरेक्ट कॉस्ट और अनट्रेसेबल कॉस्ट आर दोज विच डू नॉट डायरेक्टली रिलेट टू अ स्पेसिफिक एक्टिविटी और कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस। जस्ट अपोजिट हो गई डायरेक्ट कॉस्ट की। डायरेक्ट कॉस्ट किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक्टिविटी या प्रोसेस से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं इनको हम किसी भी स्पेसिफिक एक्टिविटी या बिजनेस के किसी भी कंपोनेंट से डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, अब जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जा रही है वो ऑफिस के द्वारा भी कंज्यूम की जा रही है, प्रोडक्शन हाउस के भी द्वारा कंज्यूम की जा रही है, प्रोडक्शन हाउस के अंदर डिफरेंट टाइप की मशीन्स के द्वारा भी कंज्यूम की जा रही है, जो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं उनके द्वारा भी उसको कंज्यूम किया जा रहा है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी या बिजनेस के किसी एक स्पेसिफिक कंपोनेंट से रिलेट नहीं कर सकते हैं। या फिर हम टैक्सेस पे कर रहे हैं इनकम पर, तो जो टैक्सेस पे किए जा रहे हैं ये भी कैसी कॉस्ट हो गई? इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई, क्योंकि हम इनको किसी भी स्पेसिफिक एक्टिविटी या स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस से रिलेट नहीं कर सकते। पॉइंट क्लियर हो गया? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस। पर्पस को ध्यान में रखते हुए हम कॉस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज द इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड सेकंड वन इज नोन एज द संक कॉस्ट। तो क्या मतलब होता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट का और क्या मतलब होता है संक कॉस्ट का? इंक्रीमेंटल कॉस्ट की बात करते हैं। दीज आर द कॉस्ट इनकर्ड
व्हेन द बिजनेस मेक्स अ पॉलिसी डिसीजन, यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या एंटरप्रेन्योर की तरफ से या किसी भी बिजनेस की तरफ से पॉलिसी के रिलेशन में किसी भी डिसीजन को फॉलो किया जाता है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी कॉस्ट इनकर्ड की जाती हैं उनको हम नाम देते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट का। पॉइंट क्लियर हो गया। अब जैसे कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट कौन कौन सी हैं, जैसे कि चेंज ऑफ प्रोडक्ट लाइन, अगर कंपनी या एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है कि उसको अपनी प्रोडक्ट लाइन चेंज करनी है या एक नई प्रोडक्ट लाइन को इंट्रोड्यूस करना है, नए कस्टमर्स को उसको एक्सरसाइज करना है या मशीनरीज को अपग्रेड करना है, तो इनमें जो भी कॉस्ट इनकर की जाएगी वो किस में काउंट की जाएगी, इंक्रीमेंटल कॉस्ट में काउंट की जाएगी। और दूसरी वैरायटी होती है इसके अंदर जिसको हम देते हैं किसका, संक कॉस्ट का। संक कॉस्ट का मतलब क्या होता है, दीज आर द कॉस्ट विच एंटरप्रेन्योर हैज ऑलरेडी इनकर्ड एंड ही कैन नॉट रिकवर देम अगेन नाउ, यानी कि जिन कॉस्ट को एंटरप्रेन्योर के द्वारा पहले से ही इनकर कर दिया गया है और इनको अब दोबारा रिकवर नहीं किया जा सकता, ऐसी कॉस्ट को हम संक कॉस्ट का नाम देते हैं। यानी कि खर्चे कर दिए गए हैं, अब जो खर्चे कर दिए गए हैं उनको रिकवर तो किया नहीं जा सकता है ना, तो जिनको रिकवर नहीं किया जा सकता जिन खर्चों को, वो संक कॉस्ट हो गई। जैसे एडवर्टाइजमेंट करा आपने और एडवर्टाइजिंग में जो भी आपने पैसा खर्च किया वो संक कॉस्ट हो गई। आपने एक मशीनरी को एक्वायर कर लिया, जब आप एक्वायरिंग के लिए डिसीजन फॉलो कर रहे हो तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो गई, और जब आप मशीनरी को एक्वायर कर लेते हो तो यही इंक्रीमेंटल कॉस्ट किस में कन्वर्ट हो जाती है, संक कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि जो एक्सपेंसेस एंटरप्रेन्योर की तरफ से इनकर्ड कर लिए जाते हैं वो संक कॉस्ट में काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज इन टर्म्स ऑफ पेयर्स। अगर मैं पेयर्स के टर्म्स में बात करूं तो कॉस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज द प्राइवेट कॉस्ट एंड सेकंड वन इज द सोशल कॉस्ट। क्या मतलब है प्राइवेट कॉस्ट का, These are the costs that are incurred by the business in furtherance of its own objectives. Entrepreneurs spend them for their own private and business interest. यानी कि जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं उन ऑब्जेक्टिव के फर्दरेंस के रेफरेंस में जो भी कॉस्ट इनकर की जाती हैं वो प्राइवेट कॉस्ट की कहलाती हैं। यानी कि प्राइवेट और बिजनेस इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से जो भी अमाउंट इनकर की जाती है वो प्राइवेट कॉस्ट कहलाती है। जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ सेल है, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग है, ये सब क्या है, ये सब प्राइवेट कॉस्ट हो गई। अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, बिजनेस के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, उसे अपने खुद के प्राइवेट इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, और उसके लिए वो बिजनेस के ऊपर जितने भी एक्सपेंसेस इनकर्ड कर रहा है उन सारे एक्सपेंसेस को हम प्राइवेट कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। प्रोडक्शन कर रहा है वो, मार्केटिंग कर रहा है, सेल कर रहा है प्रोडक्ट की, या एडवर्टाइजिंग कर रहा है, इन सब में जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड हो रहे हैं वो सब प्राइवेट कॉस्ट में काउंट किए जाते हैं। और दूसरी होती है सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट का मतलब होता है दीज आर द कॉस्ट विच आर बियर्ड बाय द सोसाइटी, यानी दिस इज द सोसाइटी दैट बियर्स सोशल कॉस्ट फॉर प्राइवेट इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस के प्राइवेट इंटरेस्ट और उसके एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कॉस्ट होती हैं वो सोसाइटी के द्वारा बियर की जाती हैं। These include social resources for which the firm does not incur expenses, जैसे कि एटमॉस्फेयर, वाटर पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इनके लिए कोई भी बिजनेस पे नहीं कर रहा है, एक्सपेंसेस को इनकर नहीं कर रहा है, बल्कि सोसाइटी बियर कर रही है। ये वो सोशल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर है, वाटर पोल्यूशन है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, तो इसकी कॉस्ट किसे बियर करनी पड़ रही है, सोसाइटी को। लेकिन ये सब एग्जिस्टेंस में आते हैं किसकी वजह से, बिजनेस की वजह से। तो इनको हम किस में इंक्लूड करते हैं, सोशल कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, एंड नाउ कम टू द लास्ट वन, एंड द लास्ट वन इज इन टर्म्स ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी के बेसिस पर हम कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिक्स कॉस्ट एंड सेकंड वन इज नोन एज द वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या मतलब होता है फिक्स कॉस्ट का और क्या मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट का। फिक्स कॉस्ट आर दोज विच डू नॉट चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट द बिजनेस इनकर्स देम रिगार्डलेस ऑफ देयर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि ये वो कॉस्ट होती हैं जिनके ऊपर लेवल ऑफ आउटपुट का कोई भी चेंज नहीं होता है इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हम ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अगर लेवल ऑफ आउटपुट चेंज हो रहा होता है तो उसके चेंज की वजह से इन कॉस्ट पर कोई भी फर्क नहीं होता है। लेकिन प्रोडक्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आपको इन कॉस्ट को बियर करना ही होता है, इनके रिगार्डिंग एक्सपेंसेस को आपको इनकर्ड करना ही होता है।
यानी कि वेदर द लेवल ऑफ आउटपुट इज जीरो और एनीथिंग एल्स, जीरो है या कुछ और ही क्यों ना हो, ज़्यादा है कम है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, लेकिन इसकी वजह से फिक्स कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं होता है। यानी कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन से इनका कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। चाहे आप लेवल प्रोडक्शन ज़्यादा रखो, लेवल ऑफ प्रोडक्शन कम रखो या लेवल ऑफ प्रोडक्शन जीरो रखो, ये कॉस्ट फिक्स ही रहती हैं। जैसे आपने लैंड को परचेज किया, उस पर आप रेंट पे कर रहे हो, वो फिक्स है। टैक्सेस पे कर रहे हो, फिक्स है। मशीनरीज आपने इंस्टॉल करी हैं, इक्विपमेंट्स को आपने परचेज करा है, उनको इंस्टॉल किया है, कोई आपने लोन ले रखा है, उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ये सब क्या है, फिक्स है। आपका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है या कम है उसका इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और इनको आपको प्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले इनकर्ड करना ही होता है। प्रॉपर आपको प्लांट सेटअप करना होगा, प्रॉपर मशीनरीज अरेंज करनी होंगी, सब चीज़ें अरेंज करनी होंगी, तब जाकर आप प्रोडक्शन की प्रोसेस को स्टार्ट कर पाओगे। तो ये कॉस्ट कहलाती है फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि फिक्स्ड असेट्स पर जो भी कॉस्ट इनकर्ड की जाती है वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट में इंक्लूड की जाती है। और दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, ये वेरी करेगी किसके साथ साथ, लेवल ऑफ आउटपुट के साथ साथ। यानी कि अगर लेवल ऑफ आउटपुट में चेंज होगा तो इसके साथ साथ ये कॉस्ट भी वेरी करेगी, इनमें भी चेंजेस होंगे। तो हम इसी वजह से इस कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट की कैटेगरी में रखते हैं। यानी कि अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, और अगर आप कम प्रोडक्शन करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप रॉ मटेरियल को परचेज कर रहे हो या वेजेस के रेफरेंस में पेमेंट कर रहे हो, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, रॉ मटेरियल ज़्यादा परचेज करना पड़ेगा, खर्चे ज़्यादा होंगे, वेरिएबिलिटी आ गई। प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो आपको ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, वेजेस भी आपको ज़्यादा पे करने होंगे, वेरिएबिलिटी आ गई। तो जहाँ एक्सपेंसेस में वेरिएशन आ जाता है विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, तो इन कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट्स। Thank you.